नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आहुति। आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा, आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की। इम्तिहान करीब है और आप आज वॉलंटियर बन बैठे। कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा तो ख्याल है कि वजीफा भी बंद हो जाएगा। सामने दूसरे बेंच पर रूपमणि बैठी एक अखबार पढ़ रही थी, पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे। बोली, यह तो बुरा हुआ, तुमने समझाया नहीं। आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। रूपमणि ने अखबार को समेटकर बालों को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे भी नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती। आनंद ने कुछ चिढ़कर कहा, तो अभी क्या हुआ, अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस ही में हो, जाकर रोक लो। आनंद और विशंभर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी, सरस्वती भी। विशंभर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं के समकक्ष थी, पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंभर आता था यूं ही। जी पढ़ने में न लगता या घबराता तो उसके पास आ बैठता था। शायद उससे अपनी विपत्तिक था कहकर उसका चित्त कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ बनाता था। विशंभर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या। आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था, और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंभर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा। संभव है छात्र जीवन ही का अंत हो जाए, फिर इस 14 से 15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। न खुदा ही मिलेगा, न सनम का विसाल ही नसीब होगा। आग में कूदने से क्या फायदा। यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा करा देता है, दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंभर को भी आनंद ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया, पर उसके मन को न जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंभर ने स्वराज्य भवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर विशंभर का पत्र मिला। लिखा था, प्रिय आनंद, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वह मेरे लिए हितकर नहीं है, पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींचे लिए जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता, पर जाता हूं, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता, पर मरता है, रोना नहीं चाहता, पर रोता है। जब सभी लोग, जिन पर हमारी भक्ति है, ओखली में अपना सिर डाल चुके थे, तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। यह इज्जत का सवाल है, और इज्जत किसी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम्हारा विशंभर। खत पढ़कर आनंद के जी में आया कि विशंभर को समझाकर लौटा लाए, पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा आया और उसी तैश में वह रूपमणि के पास जा पहुंचा। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती जाकर उसे लौटा लाओ, तो शायद वह चला जाता, पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती, उसके लिए असह्य था। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ हसद भी था। रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोली, अच्छी बात है, मैं जाती हूं। एक क्षण के बाद उसने डरते डरते पूछा, तुम क्यों नहीं चलते। फिर वही गलती। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चला जाता, पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि आनंद जाना नहीं चाहता। अभिमानी आनंद इस तरह नहीं जा सकता। उसने उदासीन भाव से कहा, मेरा जाना व्यर्थ है। तुम्हारी बातों का ज्यादा असर होगा। मेरी मेज पर यह खत छोड़ गया था। जब वह आत्मा और कर्तव्य और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और अपने को भी कोई ऊंचे दर्जे का आदमी समझ रहा है,
तो मेरा उस पर कोई असर न होगा। उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग्य था, उसने एक क्षण तक रूपमणि को उसकी तरफ देखने न दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत सा कर दिया था, पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी सी उसके अंदर जा घुसी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को लेकर पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर्ग की लाली आ गई। उसने मेज पर पत्र रखकर कहा, नहीं, अब मेरा जाना भी व्यर्थ है। आनंद ने अपनी विजय पर फूलकर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया, इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समझाने का असर न होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहां तपेदिक लेकर निकलेंगे, या पुलिस के डंडों से सिर और हाथ पांव तुड़वा लेंगे, तो बुद्धि ठिकाने आवेगी। अभी तो जय जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे होंगे। रूपमणि सामने आकाश की ओर देख रही थी। नीले आकाश में एक छाया चित्र सा नजर आ रहा था, दुर्बल, सूखा हुआ नग्न शरीर, घुटनों तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुंह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति। आनंद ने फिर कहा, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जाएगा, तो मैं आज उसे देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही आए तो क्या होगा? प्राण देने के सिवा और तो कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता। रूपमणि अब भी वही छाया चित्र देख रही थी। वही छाया मुस्करा रही थी, सरल मनोहर मुस्कान, जिसने विश्व को जीत लिया है। आनंद फिर बोला, जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है, उन्हें देश का उद्धार करने की सूझती है। पूछिए, आप अपना उद्धार तो कर ही नहीं सकते, देश का क्या उद्धार कीजिएगा? इधर फेल होने से उधर के डंडे फिर भी हल्के हैं। रूपमणि की आंखें आकाश की ओर थीं। छाया चित्र कठोर हो गया था। आनंद ने जैसे चौंक कर कहा, हाँ, आज बड़ी मजेदार फिल्म है। चलती हो? पहले शो में लौट आए। रूपमणि ने जैसे आकाश से नीचे उतरकर कहा, नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। आनंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, तबीयत तो अच्छी है? रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। बोली, हाँ, तबीयत में हुआ क्या है? तो चलती क्यों नहीं? आज जी नहीं चाहता। तो फिर मैं भी न जाऊंगा। बहुत ही उत्तम, टिकट के रुपए कांग्रेस को दे दो। यह तो टेढ़ी शर्त है, लेकिन मंजूर। कल रसीद मुझे दिखा देना। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं? आनंद हॉस्टल चला। जरा देर बाद रूपमणि स्वराज्य भवन की ओर चली। रूपमणि स्वराज्य भवन पहुंची तो स्वयंसेवकों का एक दल विलायती कपड़े के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशंभर दल में न था। दूसरा दल शराब की दुकानों पर जाने को तैयार खड़ा था। विशंभर इसमें भी न था। रूपमणि ने मंत्री के पास आकर कहा, आप बता सकते हैं, विशंभर नाथ कहाँ हैं? मंत्री ने पूछा, वही जो आज भर्ती हुए हैं? जी हां, वही। बड़ा दिलेर आदमी है। देहातों को तैयार करने का काम लिया है। स्टेशन पहुंच गया होगा। 7 बजे की गाड़ी से जा रहा है। तो अभी स्टेशन पर होंगे। मंत्री ने घड़ी पर नजर डालकर जवाब दिया, हाँ, अभी तो शायद स्टेशन पर मिल जाए। रूपमणि ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुंची तो देखा, विशंभर प्लेटफार्म पर खड़ा है। रूपमणि को देखते ही लपककर उसके पास आया और बोला, तुम यहां कैसे आई? आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? रूपमणि ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, यह तुमने क्या सूरत बना रखी है? क्या पांव में जूता पहनना भी देशद्रोह है? विशंभर ने डरते डरते पूछा, आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं? रूपमणि ने स्वर को कठोर बनाकर कहा, जी हां, कहा। तुम्हें यह क्या सूझी? 2 साल से कम के लिए न जाओगे? विशंभर का मुंह गिर गया। बोला, जब यह जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बांधने के लिए 2 शब्द नहीं हैं? रूपमणि का हृदय महसूस उठा, मगर बाहरी उपेक्षा को न त्याग सकी। बोली, तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त? विशंभर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब मेरे मुंह से न सुनकर भी क्या तुम नहीं समझ सकती? रूपमणि, तो मैं कहती हूं, तुम मत जाओ। विशंभर, यह दोस्त की सलाह नहीं है रूपमणि। मुझे विश्वास है, तुम हृदय से यह नहीं कह रही हो।
मेरे प्राणों का क्या मूल्य है, जरा यह सोचो। M0A0 होकर भी 100 रुपए की नौकरी। बहुत बढ़ा तो 300-400 तक जाऊंगा। इसके बदले यहां क्या मिलेगा, जानती हो? संपूर्ण देश का स्वराज्य। इतने महान हेतु के लिए मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है। आनंद बाबू से कहना, मुझसे नाराज न हो। रूपमणि ने आज तक इस मंदबुद्धि युवक पर दया की थी। इस समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अंतर मिट सा गया। विशंभर में जितने दोष थे, वे सभी अलंकार बन बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वह किसी पक्षी की भांति उड़ उड़कर आश्रय खोजने लगी। रूपमणि ने उसकी ओर आतुर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। विशंभर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया। तुमको? आनंद बाबू मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूं। आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं। रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। परिस्थितियां उसे इस समय बाधाओं सी मालूम हो रही थी। वह भी विशंभर की भांति स्वच्छंद क्यों न हुई? संपन्न मां बाप की अकेली लड़की, भोगविलास में पली हुई, इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी। गाड़ी आ गई। मुसाफिर चढ़े उतरने लगे। रूपमणि ने सजल नेत्रों से कहा, तुम मुझे नहीं ले चलोगे? विशंभर ने दृढ़ता से कहा, नहीं। क्यों? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। क्या तुम समझते हो, मैं इतनी विलासासक्त हूं कि मैं देहात में रह नहीं सकती? विशंभर लज्जित हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था, पर उसने इनकार किया नहीं, यह बात नहीं। फिर क्या बात है? क्या यह भय है, पिताजी मुझे त्याग देंगे? अगर यह भय हो तो क्या वह विचार करने योग्य नहीं? मैं उनकी तृण बराबर परवाह नहीं करती। विशंभर ने देखा, रूपमणि के चांद से मुख पर गर्वमय संकल्प का आभास था। वह उस संकल्प के सामने जैसे कांप उठा। बोला, मेरी यह याचना स्वीकार करो, रूपमणि, मैं तुमसे विनती करता हूं। रूपमणि सोचती रही। विशंभर ने फिर कहा, मेरी खातिर तुम्हें यह विचार छोड़ा पड़ेगा। रूपमणि ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम्हारा यह आदेश है तो मैं मानूंगी विशंभर। तुम दिल से समझते हो, मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूं। मैं तुम्हें दिखा दूंगी, यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है, दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना, जब आत्माभिमान या सिद्धांत पर चोट लगती हो। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। गाड़ी ने सीटी दी। विशंभर अंदर जा बैठा। गाड़ी चली। रूपमणि मानो विश्व की संपत्ति अंचल में लिए खड़ी रही। रूपमणि के पास विशंभर का एक पुराना रद्दीसा फोटो अलमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मखमली फ्रेम में लगाकर मेज पर रख दिया। आनंद का फोटो वहां से हटा दिया गया। विशंभर ने छुट्टियों में उसे 2-4 पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिए थे। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वह बड़ी हिफाजत से राइटिंग बॉक्स में बंद कर दिए गए। दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रूपमणि उस पर टूट पड़ी। विशंभर का नाम देखकर वह गर्व से फूल उठी। दिन में एक बार स्वराज्य बन जाना उनका नियम हो गया। जलसों में भी बराबर शरीक होती, विलास की चीजें एक एक करके सब फेंक दी गईं। रेशमी साड़ियों की जगह गाढ़े की साड़ियां आईं। चरखा भी आया। वह घंटों बैठी सूत काता करती। उसका सूत दिन दिन बारीक होता जाता था। इसी सूत से वह विशंभर के कुर्ते बनवाएगी। इन दिनों परीक्षा की तैयारियां थीं। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत न मिलती। 2-1 बार वह रूपमणि के पास आया, पर ज्यादा देर बैठा नहीं, शायद रूपमणि की शिथिलता ने उसे ज्यादा बैठने ही न दिया। 1 महीना बीत गया। एक दिन शाम आनंद आया। रूपमणि स्वराज्य बन जाने को तैयार थी। आनंद ने भवें सिकोड़कर कहा, तुमसे तो अब बातें भी मुश्किल हैं। रूपमणि ने कुर्सी पर बैठकर कहा, तुम्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिलती।
आज की कुछ ताज़ी खबर नहीं मिली। स्वराज्य वन में रोज रोज का हाल मालूम हो जाता है। आनंद ने दार्शनिक उदासीनता से कहा। विशंभर ने तो सुना, देहातों में खूब शोरगुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था वह मिल गया। यहां उसकी जबान बंद रहती थी। वहां देहातियों में खूब गरजता होगा, मगर आदमी दिलेर है। रूपमणि ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थीं, तुम्हारे लिए यह चर्चा अंधिकार चेष्टा है, और बोली, आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की क्यों फुर्सत मिलती होगी? विशंभर ने देहातों में ऐसी जागृति फैला दी है कि विलायती का एक सूत भी नहीं बिकने पाता और न नशे की दुकानों पर कोई जाता है। और मजा यह है कि पिकेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो पंचायतें खोल रहे हैं। आनंद ने उपेक्षा भाव से कहा, तो समझ लो अब उनके चलने के दिन भी आ गए हैं। रूपमणि ने जोश से कहा, इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। पूरे परगने के लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों से कोई मुकदमा ही नहीं आता। वकीलों की नानी मरी जा रही है। आनंद ने कड़वेपन से कहा, ही तो स्वराज्य का मजा है कि जमींदार, वकील और व्यापारी सब मरे। बस केवल मजदूर और किसान रह जाए। रूपमणि ने समझ लिया, आज आनंद तुलकर आया है। उसने भी जैसे आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि जमींदार और वकील और व्यापारी गरीबों को चुस चुस कर मोटे होते जाएं, और जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जबान तक न खोली जाए? तुम तो समाजशास्त्र के पंडित हो। क्या किसी अर्थ में यह व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है? सभ्यता के 3 मुख्य सिद्धांतों का ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में भी व्यवहार हो सकता है? आनंद ने गर्म होकर कहा, शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। रूपमणि ने आवेश से कहा, अगर स्वराज्य आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांत बना रहे, तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूं जहां कम से कम विषमता को आश्रय न मिल सके। आनंद, यह तुम्हारी निज की कल्पना होगी। रूपमणि, तुमने अभी इस आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं। आनंद, न पढ़ा है, न पढ़ा चाहता हूं। रूपमणि, इससे राष्ट्र की कोई बड़ी हानि न होगी। आनंद, तुम तो जैसे वह रही ही नहीं, बिल्कुल कायापलट हो गई। सहसा डाकिये ने कांग्रेस बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रूपमणि ने अधीर होकर उसे खोला। पहले शीर्षक पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा छा गया। अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक उठा। उसने आवेश में खड़ी होकर कहा, विशंभर पकड़ लिए गए और 2 साल की सजा हो गई। आनंद ने विरक्त मन से पूछा, किस मामले में सजा हुई? रूपमणि ने विशंभर के फोटो को अभिमान की आंखों से देखकर कहा, रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वहीं पकड़ा है। आनंद, मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएंगे। जिंदगी खराब कर डाली। रूपमणि ने फटकार लगाई, क्या डिग्री ले लेने से ही आदमी का जीवन सफल हो जाता है? सारा ज्ञान, सारा अनुभव पुस्तकों ही में भरा हुआ है। मैं समझती हूं संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विशंभर को 2 सालों में हो जाएगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी न होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो, तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन हैं, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते। तुम यह कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है, हमसे और कुछ हो ही नहीं सकता, हम में न उतना साहस है, न बल है, न धैर्य है, न संगठन, तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन जातिहित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ बनाना मुझसे नहीं सहा जा सकता। विशंभर के इशारे पर आज लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में है जनता के सामने खड़े होने का हौसला? जिन लोगों ने तुम्हें पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से भी नीचे समझते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों पर जान दे रहे हो। तुम इसे अपने लिए गौरव की बात समझो, मैं नहीं समझती। आनंद तिलमिला उठा।
बोला तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई इस वक्त। रूपमणि ने उसी आवेश में कहा अगर सच्ची खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो मेरा दोष नहीं। आज विशंभर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर होगा। क्या तुम उसमें जाओगी? रूपमणि ने उग्रभाव से कहा जरूर जाऊंगी, बोलूंगी भी और कल रानीगंज भी चली जाऊंगी। विशंभर ने जो दीपक जलाया है वह मेरे जीते जी बुझने न पाएगा। आनंद ने डूबते हुए आदमी की तरह तिनके का सहारा लिया। अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया है। पूछ लूंगी। और वह तुम्हें अनुमति भी दे देंगे? सिद्धांत के विषय में अपनी आत्मा का आदेश सर्वोपरि होता है। अच्छा, यह नई बात मालूम हुई। यह कहता हुआ आनंद उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे के बाहर निकल गया। उसके पैर इस तरह लड़खड़ा रहे थे कि अब गिरा, अब गिरा। धन्यवाद।